आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं द सेल चैप्टर का 5th लेक्चर दैट इज़ अबाउट क्रोमोसोम। लेकिन उससे पहले हम लोग अपना एक प्रीव्यू देख लेते हैं। लास्ट 4th लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में क्या क्या थिंग्स मौजूद होते हैं, उसका मटेरियल्स क्या क्या है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के एक स्पेशल पार्ट के बारे में, दैट इज़ द क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम करने के बाद हम लोग न्यूक्लियस का फंक्शंस भी करेंगे। तो ऑल ओवर न्यूक्लियस मस्ट बी कंप्लीटेड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो क्रोमोसोम के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज द नेम क्रोमोसोम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम एक तरह से न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहने वाला क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ठीक है, विच इज़ थ्रेड लाइक इंटरट्विन्ड मटेरियल्स। ठीक है, मतलब कि थ्रेड लाइक भी होता है और इंटरट्विन्ड भी होता है, एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड रहता है क्रोमोसोम। तो ये इंटरट्विन्ड मटेरियल्स हैं और साथ ही साथ ये बने किसके होते हैं वो तो मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में ही बता दिया, लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि ये डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है, दैट इज़ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में। तो अब बाकी क्या रह गया, तो बाकी रह गया इसका स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप लोग अगर अपने बुक्स में देखें, एनसीईआरटी बुक हो या समथिंग एल्स कोई भी बुक हो, तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है क्रोमोसोम का। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, बीच में एक राउंड शेप रहता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्रोमोसोम है, लेकिन किस तरह इस क्रोमोसोम में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं। देखिए, इस क्रोमोसोम में सबसे पहले तो 2 पार्ट्स मौजूद है जो कि सबसे मेन पार्ट्स है इसके, दैट इज क्रोमेटिड्स। और इसके बारे में और भी कुछ चीज़ हमें जानना जरूरी है कि क्रोमोसोम एक्चुअली में विजिबल कब होता है। मतलब कि क्रोमोसोम तो एक तरह से बहुत छोटा यूनिट है ना, मतलब हम लोग अगर एक सेल को ही बहुत सिंपलेस्ट यूनिट कहते हैं तो क्रोमोसोम तो उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा है। तो ये कब दिखाई देता है अच्छी तरह से, ये दिखाई देता है सेल डिविजन्स के टाइम। सेल डिविजन्स तीन तरह के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस। इनमें से माइटोसिस और मियोसिस टाइप के सेल डिविजन्स में ये क्रोमोसोम्स काफ़ी क्लियर रूप से विजिबल होते हैं, और वो भी किसी एक खास फेज में, दैट इज नोन एज मेटाफेज। ठीक है, उस मेटाफेज में ये क्रोमोसोम काफ़ी क्लियरली विजिबल होते हैं, जिसमें साइंटिस्ट ने इसके बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से बताया था कि क्या है ये। देखिए, इसमें जो ये 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है, इनको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड्स, जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 हैं, पेयर्स में हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कह सकते हैं। फिर क्या है, इसमें एक मिडिल पार्ट है जो कि इन दोनों को सबसे क्लोज लाता है, दोनों क्रोमेटिड्स को सबसे क्लोज लाता है, मतलब कॉन्ट्रिक्ट करता है वहाँ पर। तो इसलिए इस पार्ट को हम लोग ऐसे, तो नाम इसका है ये क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर। इसका नाम है सेंट्रोमियर। और साथ ही साथ इस पार्ट को हम लोग प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये तो पहले ही मैंने बता दिया, क्योंकि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये दोनों क्रोमेटिड्स सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रिक्ट किए हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन कहते हैं। फिर है इसमें और भी पार्ट्स हैं हमारे जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, दैट इज सैटेलाइट है, और तरह तरह के हायर ऑर्डर पार्ट्स हैं जो कि आप लोगों को जानना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे मेन पार्ट्स पढ़ते हैं क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर को ही हम लोग प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन कहते हैं। और जब ये क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं तो ये दोनों अलग अलग क्रोमेटिड्स में बंट जाते हैं। ठीक है, तो ये था बस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल डेफिनेशन। और क्रोमोसोम बना किससे वो तो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम किस तरह से हमारे सेल्स में मौजूद होता है, इसका जो क्वांटिटी होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है। देखिए, क्रोमोसोम जो है वो मतलब एटलीस्ट
2 इन एस्केरिस सेल, मतलब कि जो एस्केरिस बोल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग पढ़े हुए हैं द इनवर्टिब्रेट्स कॉलम्स में, जो हम लोग पढ़ते हैं एस्केरिस। एस्केरिस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो काफ़ी छोटे टाइप के होते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर, उनके सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर सिर्फ मात्र 2 रहता है, ठीक है, पर सेल क्रोमोसोम इज 2। लेकिन वही और भी अदर एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर एबव 100 भी होता है। और यही अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स का बात करें तो ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम्स में, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म रहता है कि आखिर ह्यूमन बींग्स के सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर होता कितना है। तो ये तो हम लोग एक सिंपल सा आंसर के थ्रू इसको आंसर कर सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच सेल में 46 होते हैं, ठीक है, 46, या इसको हम लोग 23 पेयर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक्चुअली में ये है ह्यूमन बींग्स का एक स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब कि ह्यूमन बींग्स में ऐसे हमारे बॉडी में ह्यूमन बींग्स में 2 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स और एक होते हैं सेक्स सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स में अगर हम लोग बोलें सोमेटिक सेल्स और एक होते हैं सेक्स सेल्स, तो जब सोमेटिक सेल्स की बात होती है तो सोमेटिक सेल्स में हमेशा फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है, दैट इज 46 और 23 पेयर्स, ठीक है। और यही अगर हम लोग सेक्स सेल की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम ठीक उसका आधा हो जाता है, दैट इज या तो 23 या तो 23, ये टोटल मिला के 23 ही हो जाता है, ओके। तो सेक्स सेल में इसका नंबर 23 हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक और नाम से जानते हैं, अगर क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में पेयर्स के रूप में मौजूद हैं तो उसे हम लोग डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो सोमेटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स मौजूद है उसे क्या कहेंगे, डिप्लॉयड क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। और अगर क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में सिंगल मौजूद हैं, मतलब कि पेयर्स में मौजूद नहीं हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं हेप्लॉयड क्रोमोसोम, ठीक है। तो हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स, तो आंसर होगा सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स कौन से होते हैं, द स्पर्म सेल्स और द एग सेल्स। और यही अगर हम लोग बोलेंगे द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स, तो कहेंगे सोमेटिक सेल्स, दैट आर सोमेटिक सेल्स विच मीन्स द कार्डियक सेल, द मसल सेल, द ऑस्टियोसाइट सेल्स ईटीसी। कोई भी सेल हमारे बॉडी का हो सकता है, द ब्रेन सेल, कोई भी सेल हो सकता है बॉडी का, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रोमोसोम्स किस अवस्था में मौजूद होते हैं, वो पेयर में मौजूद होते हैं या सिंगल मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें और भी थिंग्स इंक्लूड करते हैं, दैट इज अगर एक सेल में क्रोमोसोम मौजूद है तो वो क्रोमोसोम्स कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। तो इन वन सेल क्रोमोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक सेल में क्रोमोसोम 2 तरह के पाए जाते हैं, एक होते हैं द ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं द सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। 2 तरह के क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, द ऑटोसोम्स एंड द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि बताइए इन सोमेटिक सेल्स व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स एंड इन सेक्स सेल्स व्हाट आर द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो इसको अपने दिमाग से क्लियरली समझेंगे कि क्या बात है इसमें, ठीक है। सबसे पहले बात क्या है, इसमें आंसर होना क्या चाहिए। तो देखिए जो भी यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमेटिक सेल्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्स सेल। तो इसको बांटा जाता है, ठीक है। किस तरह से बांटा जाता है, अगर वो सोमेटिक सेल है, मतलब एक सिंपल सा सेल, हम लोग मसल सेल ले लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ले लेते हैं इन मसल सेल। तो इन मसल सेल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स हो जाएगा 22 पेयर्स, ठीक है, 22 पेयर्स। और यही सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा 1 पेयर, ठीक है। तो
क्या हो गया, इन मसल सेल, यानी कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए इन द केस ऑफ सोमेटिक सेल, तो सोमेटिक सेल्स में हमेशा ऑटोसोम्स का नंबर 22 पेयर्स होता है, ठीक है। यानी कि आप 44 भी आंसर कर सकते हैं, 22 भी आंसर कर सकते हैं। और यही सेक्स क्रोमोसोम अगर पूछा जाता है तो 1 पेयर, जिसको कि हम लोग 2 भी कह सकते हैं या 1 पेयर भी कह सकते हैं। और यही अगर बात आ जाए हमारे सेक्स सेल्स की, यानी कि सेक्स सेल्स के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो सेक्स सेल्स में ऑटोसोम्स कितना हो जाएगा, जस्ट द हाफ, यानी कि 22 पेयर्स का हम लोग यहाँ 22 कर देंगे। और यही सेक्स क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 1, ओनली 1, ठीक है। तो इसके बाद इतना अगर क्लियर है आप लोगों के लिए, तो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी दिखाते हैं कि किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। इन ब्रेन सेल क्वेश्चन आता है, इन ब्रेन सेल हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑटोसोम्स आर देयर। तो क्या आंसर होगा, 22 पेयर्स, 23 पेयर्स, 2 और 1। तो क्या आंसर होगा, इन ब्रेन सेल हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑटोसोम्स आर देयर। तो ऑटोसोम्स ब्रेन सेल में कितना होगा, अपना दिमाग लगा के आप लोग आंसर कर सकते हैं। दैट इज नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इज 22 पेयर्स, क्योंकि वो एक सोमेटिक सेल है, ना कि वो एक सेक्स सेल है। सेक्स सेल सिर्फ 2 ही होते हैं, दैट इज स्पर्म सेल और द एग सेल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आंसर करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट सेक्स सेल के ऊपर कि सेक्स सेल में कितने ऑटोसोम्स होते हैं या सेक्स सेल में कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो उसका भी आंसर एकदम सिंपल है। अगर सेक्स सेल एग सेल का नाम दिया जाए तो ऑटोसोम्स हो जाएंगे 22 और सेक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे ओनली 1। अब देखिए इसका और क्वेश्चन किस तरह से आता है। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट डबलेट इन द डिप्लॉयड इन द सेक्स सेल्स। मतलब कि सेक्स सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका एक सिंपल सा आंसर है, सेक्स सेल्स को हमेशा फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, हमेशा ये जाइगोट बनाने के लिए तैयार रहना पड़ता है सेक्स सेल्स को, ठीक है। तो जब एक सेक्स सेल्स, मेल सेक्स सेल्स फर्टिलाइज करेगा फीमेल सेक्स सेल से, तो इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर दोनों आपस में, दोनों अलग अलग सेपरेटली ही अगर वो डबलेट रहेंगे, मतलब डिप्लॉयड रहेंगे, तो उनको जब क्रॉसिंग कराया जाएगा तब तो वो 4 गुना हो जाएंगे ना। नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम उनका जो बना हुआ सेल बनेगा, इसमें नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो 4 बन जाएगा। और नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हमें चाहिए कितना, एक नॉर्मल बॉडी सेल के लिए हमें नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम चाहिए ओनली 2, दैट इज इन सोमेटिक सेल्स, ठीक है। तो वो तो 4 बन जाएगा ना। तो इसीलिए इसमें कभी भी, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा हाफ रहता है, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा हाफ रहता है, दैट इज 1 and 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनका आंसर कर सकते हैं। और ये अगर 4 हो जाए, मिक्सिंग होने के बाद अगर बॉडी सेल जो जाइगोट बनता है उसमें अगर नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम 4 हो जाए, तो वो एकदम से ही एबनॉर्मल स्टेज होगा, जिससे कि जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो भी एबनॉर्मल प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए हमेशा सेक्स सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रहता है, डबलेट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये था क्रोमोसोम्स के ऊपर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और इससे ज़्यादा क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। अबाउट हेरिडिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अगर आता है तो वो इतना में ही इनफ रहता है क्रोमोसोम्स से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं द न्यूक्लियस के बारे में, कुछ स्पेशल टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियस किस में मौजूद नहीं होता है, ठीक है। नेम 2 सेल्स विच है डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है, ऐसे सेल्स आप लोग आंसर कर सकते हैं जिसको कि सर्कुलेशन के काम में हेल्प करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस आप जानते हैं कि एक सेल के अंदर बीच का भाग न्यूक्लियस होता है जो कि किसी सामान को लाने ले जाने में रुकावट डाल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसे सेल्स में मौजूद होगा जहाँ पे सर्कुलेशन मौजूद नहीं होगा, जहाँ पे सर्कुलेशन करने की ज़रूरत है। तो सोच सकते हैं आप लोग, अगर एक एनिमल सेल का नाम पूछा जाए तो एनिमल सेल में हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, द RBC,
सी आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ठीक है, आरबीसी को क्यों न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है? क्योंकि आरबीसी को हमेशा सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस का सर्कुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें तो मुश्किल हो जाएगी ना, अगर बीच में बड़ा सा न्यूक्लियस रुकावट डाल के बैठा रहेगा तो जल्दी जल्दी फ्लो ऑफ सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और आंसर आता है फ्लोएम सीव ट्यूब। फ्लोएम सीव ट्यूब, फ्लोएम सीव ट्यूब भी एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि हम लोगों को मतलब खाना जो प्लांट्स जो सुक्रोज बनाते हैं, जो फूड मटेरियल वो बनाते हैं अपने बॉडी में, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो सुक्रोज को मतलब पास करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी पार्ट है ये फ्लोएम सीव ट्यूब, जो कि इसमें भी अगर न्यूक्लियस रहेगा तो वो रुकावट डालेगा सुक्रोज को आर पार होने के लिए, इसीलिए उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो दैट आर द टू नेम्स दैट इन एनिमल्स which cell has no nucleus, तो आंसर है आरबीसी, एंड इन प्लांट्स which cell do not have nucleus, तो आंसर है फ्लोएम सीव ट्यूब। ठीक है, अब हम लोग द लास्ट टॉपिक न्यूक्लियस का करते हैं, दैट इज द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो फंक्शंस में आप लोग सिंपली आंसर कर सकते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ये ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज सेल में होते हैं तो उसे न्यूक्लियस ही रेगुलेट करता है। साथ ही साथ रेगुलेशन के कारण अगर रेगुलेशन ना हो पाए तो सेल तो इवन डाई भी हो सकता है ना। ठीक है, अगर हमारे अंदर ही ब्रेन ना हो तो हम लोग तो मतलब हम लोगों के जीने का तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए इसी तरह से न्यूक्लियस भी काम करता है एक सेल में। तो सेल जब नहीं, न्यूक्लियस जब नहीं रहेगा तो सेल में किसी भी तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे न्यूक्लियस सेल डाई भी हो सकता है। फिर क्या होता है न्यूक्लियस का दूसरा फंक्शन, दैट इज ये हेरिडिटी से रिलेटेड भी कुछ फंक्शन करता है। आप लोग जानते होंगे न्यूक्लियस हेल्प्स इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी न्यूक्लियस का कुछ फंक्शन है। न्यूक्लियस के फंक्शन के लिए ये सेल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। अगर न्यूक्लियस ना होता तो क्या सेल डिवीजन हो पाता? न्यूक्लियस के रहने के कारण ही सेल साइकिल रेगुलेट होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के कई सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, दैट इज ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, द सेकेंड वन इज इट कंट्रोल्स सेल साइकिल, एंड द थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग और क्या करेंगे, एक डीएनए के ऊपर क्वेश्चन आता है कि डीएनए का लंबाई कितना है। डीएनए का लंबाई हम लोगों के बॉडी में, जैसे एक सेल कॉन्सिस्ट करता है जितना क्रोमोसोम, उतने क्रोमोसोम में एक मतलब समझिए कि जो डीएनए है यहाँ पे बहुत सारा ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाता क्या है? ये तो क्रोमोसोम है, आप लोग जानते हैं, लेकिन वो क्रोमोसोम बना किससे है? वो बना है डीएनए से। और साथ ही साथ ये सारा जो क्रोमोसोम है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, मतलब ये सारा डीएनए मटेरियल से बना हुआ होता है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। इसकी टोटल लंबाई एक नॉर्मल बॉडी सेल में, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी सेल में इसकी टोटल लंबाई 2 मीटर्स होती है। 2 मीटर्स होती है, डीएनए की टोटल लंबाई 2 मीटर्स होती है। ये था इस क्रोमोसोम और न्यूक्लियस के ऊपर मेरा लास्ट लेक्चर। अब हम लोग करते हैं द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया था। साइटोप्लाज्म हैज 2 पार्ट्स, दैट इज साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो साइटोसोल जो है वो एक्चुअली में है क्या? साइटोसोल है एक्चुअली में साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब इंटरनल जो पार्ट होता है साइटोस्केलेटन, और साथ ही साथ ये सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी हम लोग जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में कुछ पार्ट सॉल्युबल होते हैं, कुछ पार्ट इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो साइटोसोल जो है वो मेनली करके समझ लीजिए कि लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल है, दैट इज सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल, और साथ ही साथ इसका 90% वाटर होता है। ठीक है, 90% वाटर।
और ये क्या फॉर्म करता है, ये सेल का साइटोस्केलेटन फॉर्म करता है, ठीक है, अंदर से सेल को मजबूती देता है साइटोसोल, ठीक है। तो ये साइटोस्केलेटन फॉर्म करता है विथ 90% ऑफ वाटर, और इसमें बहुत सारे थिंग्स मिक्स होकर के रहते हैं, दैट इज सम क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड आप लोग को टॉपिक बताए थे कि सम एलिमेंट्स, सम कंपाउंड्स, सब कुछ इसमें मिक्सअप होके रहते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं साइटोसोल को। नेक्स्टली है द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग जानते हैं कि द मेम्ब्रेन बाउंड सम स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म दैट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो ये कौन से पार्ट्स में, कौन से सेल में मौजूद होंगे, प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में? सिंपली इसका आंसर है यूकैरियोटिक में। अगर मेम्ब्रेन बाउंड सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो समझ लीजिए कि वो यूकैरियोटिक में मौजूद है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये यूकैरियोट्स में ही है, ठीक है, तो मेनली यूकैरियोट्स में है। तो यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले मेनली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स तरह तरह के होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कामों के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंट नाम है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इन्हें और अलग अलग किन नामों से जाना जाता है। दैट इज, अगर हम लोग एक माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दें, नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है, एनर्जी रिलीजमेंट का काम करता है, ठीक है, इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर अगर हम लोग नाम दें द राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या काम करता है, द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोम में प्रोटीन बनता है राइबोसोम से, ठीक है। थर्ड वन इज द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे किचन हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट था द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, द लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लिपिड्स फॉर्मेशन एंड राइबोसोम्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से हम लोग और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इजी एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको हम लोग आसानी से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हम लोग करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसा जैसा इन ऑर्गेनेल्स का फंक्शन है वैसा वैसा हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन देते हैं। और यही अगर साइटोसोल का फंक्शन पूछा जाए तो साइटोसोल का फंक्शन क्या है, साइटोसोल सेल को मजबूती प्रदान करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको मतलब कि स्ट्रेंथ देता है सेल को, ठीक है। और साथ ही साथ साइटोसोल में ही रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस फेस होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हर सेल में होता ही होता है, जिसमें से एक ग्लाइकोलाइसिस फेस जो होता है, जो कि जनरली हर एक ऑर्गेनिजम्स का मेन रेस्पिरेटरी फंक्शन है, इवन वो एरोबिकली रेस्पायर करे या वो एनाएरोबिकली रेस्पायर करे, हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस फेस होता ही होता है, ठीक है। तो वो फेस कहाँ होता है, वो फेस साइटोसोल में होता है, ठीक है। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म समझिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल पार्ट है जिसमें कि ग्लाइकोलाइसिस फंक्शन होता है कंप्लीट। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को हमारा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।